गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड था वहाँ से हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिला था, NaDH2 एंड FADH2 आर डिराइव। ठीक है, तो हमें NaDH2 और FADH2 मिला था। इसको हम आगे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन चेन रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको NaDH2 और FADH2 ये दोनों का क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन होगा। ठीक है, मतलब इनका यहाँ पे प्रोसेस होगा। NaDH2 और FADH2 ये क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, NaDH2 और FADH2 क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये इनडायरेक्ट एनर्जी है। ठीक है, अब इससे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, इसका कन्वर्जन होगा, NaDH2 और FADH2 का कन्वर्जन होगा तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, अब उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, NaDH2 और FADH2 ये क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन द्वारा इनका कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो NaDH2 क्या होगा, NaDH2 कन्वर्टेड इनटू ATP। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन से। ठीक है, तो ये NaDH2 क्या है, इनडायरेक्ट एनर्जी। जब इसमें ETC होगा, ETC मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र चेन, जब इनका रिएक्शन होगा तो ये इनडायरेक्ट एनर्जी से किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट एनर्जी में। ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी मतलब ATP, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है NaDH2 से हमें एनर्जी नहीं मिलती, हमें एनर्जी किससे मिलती है, ATP से एनर्जी मिलती है। क्योंकि ATP क्या होता है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मतलब वो डायरेक्टली हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, तो अब NaDH2 जो है वो कन्वर्ट होगा ETC से, मतलब उसका जो रिएक्शन होगा उसके अंदर, और वो कन्वर्ट होगा डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो NaDH2 का जब रिएक्शन होगा तो एक NaDH2 हमें कितना ATP देगा, 3 ATP। ठीक है, एक NaDH2 से हमें कितना ATP मिलता है, कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं ATP के, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, एक FADH2 जब उसका चेन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन होगा, तो उससे हमको कितना ATP मिलेगा, एक FADH2 से हमें 2 ATP मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें कितने ATP मिलेंगे, 2 ATP मिलेंगे, और बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, H2O। ठीक है, इसकी बात क्या होगा, इसका ग्लाइकोलिसिस होगा। अब ये प्रोसेस क्या हुआ TCA का यहाँ पर, कि molecules of NaDH2 and FADH2 formed during all above process participated in electron transfer chain reaction due to this 3 molecules of ATP। मैंने बताया आपको कि एक NaDH2 से हमें एक सेकेंड देखो यहाँ पे 3 molecules of ATP obtained from each NaDH2। एक NaDH2 से हमें 3 molecules of ATP हमें मिलते हैं। ठीक है, और एक FADH2 से हमें कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इनका कैसे हमको डायरेक्ट एनर्जी से इनडायरेक्ट एनर्जी से हमें डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस, कि एक ग्लूकोज से, ग्लाइकोलिसिस मतलब एक ग्लूकोज से हमें कितने मॉलिक्यूल्स एनर्जी मिलती है। ठीक है, कितना एनर्जी हमको मिलता है एक ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से हमको कितनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्लूकोज कैसे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का जब कन्वर्जन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो उनका ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, देखो यहाँ से ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो उसमें हमें कितने ATP मिलते हैं, 2 molecules of ATP
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच। जब प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलिसिस का जब प्रोसेस होता है, सो अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय दिस स्टेप in this process and 2 molecules of each pyruvic acid, ATP and NADH2, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टोटल कितने ATP हमको मिलेंगे, यहाँ से 2 ATP, तो वो डायरेक्टली 2 ATP ही रहेगा। एक सेकेंड, 2 ATP गिव्स 2 ATP, मतलब ATP का तो ATP ही रहेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या था, NADH2, कितने NADH2 हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, मतलब 2 NADH2, यहाँ 2 NADH2, ये कितना हमको ATP देगा, एक NADH2 कितना ATP देता है, 3 ATP, ठीक है। तो 2 NADH2 हमको कितना ATP देगा, 6 ATP, है ना। हमने पहले क्या पढ़ा था, एक NADH2 हमको कितना मॉलिक्यूल कितना ATP देता है, 3, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था। देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP ऑब्टेन फ्रॉम ईच NADH2, एक NADH2 से हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ATP के। तो यहाँ पर हमें कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, टोटल कितने हो गए, 6 + 2 8 हो गए। मतलब ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था ये वाला, इसमें हमको कितने ATP मिले, 6 ATP मिले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसमें कितने हमको ATP मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, कितना NADH2 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, ठीक है। यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम, इसका जब ऑक्सीडाइजेशन हुआ, जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो हमको क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 मतलब हाउ मेनी ATPs, 2 NADH2, इट गिव्स 6 ATP, ठीक है। हमने पहले ही देखा कि एक NADH2 2 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स देता है ATP के, तो 2 NADH2 गिव अस 6 ATP। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे कितना आया था, 6 + 2 8 था, और 8 प्लस अभी कितना है, 6, ठीक है। अभी और यहाँ पे बोथ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, मतलब 2 एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये हमें क्या देगा, कौन सा बाय प्रोडक्ट देगा, 3 NADH2, 3 NADH2, ठीक है, 1 FADH2 और 1 ATP। और ये क्या था, 2 एसिटाइल कोएंजाइम, मतलब 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 3 NADH2 मतलब कितना आएगा इसमें ATP, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में, वहाँ पे जगह नहीं है तो राइट साइड में, यहाँ पे कितने ATP हमको मिलेंगे 3 NADH2 से, एक NADH2 में कितने ATP होते हैं, 3, तो 3 NADH2 में कितने ATP होंगे, 3 3 ज़ा 9, और 9 × 2 कितने मॉलिक्यूल हो गए, 18, ठीक है। 1 FADH2 में कितने ATP मिलेंगे हमको, 2, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 1 ATP में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। टोटल कितने ATP हमको यहाँ पे मिल गए, 18 + 24, 18 + 4 + 2 24, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 24। अब टोटल कितने ATP हमको मिल चुके हैं, ऊपर हमको कितने ATP मिले थे, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP मिले थे, 8, यहाँ पे 8 मिला था टोटल, यहाँ पे अपने को 6 मिला था, और यहाँ पे 24, टोटल कितने हो गए,
24 प्लस 6 प्लस 8, 24 प्लस 6 प्लस 8, 38. ठीक है, टोटल हाउ मेनी ATP विल बी फॉर्म फ्रॉम दिस कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट साइकिल? पूरे साइकिल में हमको कितना ATP मिलेगा? 38 मॉलिक्यूल्स, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे ATP से ATP क्या होता है. ATP तो हमको पता चल गया कि कैसे मिलता है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ATP? यहाँ पे एक बार आप पढ़ लोगे ये जो आपको दिया हुआ है. ठीक है, ATP, adenosine triphosphate, is an energy rich molecule and energy is stored in the bond by which phosphate groups are attached to each other. These molecules are stored in the cell as per need. Chemically, ATP is triphosphate molecules formed from adenosine ribonucleoside. It contains a nitrogenous compound adenine, pentose. पेंटोस मतलब जिसके 5 साइड होते हैं. ठीक है, पेंटागोनल टाइप का होता है, पेंटागोनल होगा, दैट इज कॉल्ड पेंटोस शुगर. राइबोस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप, जिसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप पाए जाएंगे. एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव बाय द ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP. हेंस ATP इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ATP क्या है. ठीक है, कैसे ATP से हमको एनर्जी मिलती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है एडिनाइन, ये है राइबोस, मतलब जो पेंटोस शुगर हमने कहा था, यहाँ पे आपने पढ़ा था पेंटोस शुगर. ये देखो पेंटोस शुगर. पेंटोस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो पेंटागोल टाइप का है. देखो यहाँ पे दिस पेंटागोनल टाइप. ठीक है, इसलिए इसको पेंटोस शुगर बोलते हैं. तो एडिनाइन अटैच्ड विथ पेंटोस शुगर, इसको हम क्या कहते हैं? एडिनाइन. ठीक है, इतने को हम क्या कहते हैं? ये एडिनाइन है और ये उसके अंदर पेंटोस शुगर जब ऐड हुआ तो उसको कहते हैं एडेनोसिन. ठीक है, उसके बाद 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं. ठीक है, ये उनके बीच का बॉन्ड है. ठीक है, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप जब उसके अंदर ऐड हो जाते हैं तो ये टोटल जो होता है उसको क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जब ऑक्सीडाइज होगा, जब एनर्जी हमको चाहिए होगी, तो एनर्जी कैसे मिलती है? जब हमारे बॉडी में ज़रूरत होगी, मतलब एज़ पर द नीड ऑफ एनर्जी. ठीक है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो विल बी ड्राइव द ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब वो एक फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करता है और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, देखो यहाँ पे एज पर द नीड ऑफ एनर्जी इज डिराइव बाय द ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP. हेंस ATP इज कॉल्ड एज एनर्जी रिच. मतलब जब हमारे बॉडी को ATP मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब वो क्या करता है? यहाँ पे एक बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक करता है और हमको क्या देता है? एनर्जी. ठीक है, अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? ADP मीन्स व्हाट? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? ये जो बॉन्ड था ये निकल गया. अब कितने फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे बचे? 2 फॉस्फेट भी यहाँ पे बचे. पहले कितने थे? 3 थे, तो हमने उसको क्या कहा? ATP. अब कितने हैं? 2 है, इसलिए वो क्या हो गया? ADP. तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे एनर्जी हमको मिल गई ब्रेक होने के बाद. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, if there is insufficient amount of carbohydrates in the body due to exceptional conditions like fasting and hunger, then lipids and proteins are used for energy production. हमने अभी इसके पहले क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है. मतलब कार्बोहाइड्रेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन विद बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है. ठीक है,
कैसे एनर्जी देता है? जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ तो ग्लाइकोलिसिस हुआ, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल हुआ, ठीक है, उसके बाद TCA जो साइकिल हुआ, इन सबको मिलाने के बाद हमको एनर्जी मिली 38 ATPs, मतलब वहाँ से हमको टोटल एनर्जी हमको मिली। लेकिन अगर हमने समझो हमें कभी घर में खाना नहीं दे रहे मम्मी, ठीक है, आपको खाना नहीं मिल रहा है, एनी कंडीशन, या तो आप फास्ट कर रहे हो, ठीक है, फास्टिंग करते तो हमको खाना नहीं मिल रहा है, तो जब हम खाना खाएंगे नहीं तो हमारे अंदर एनर्जी कैसे रहेगी? आएगी एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास नहीं रहेगा। तो उस प्रोसेस में, मतलब उस सिचुएशन में हमारे बॉडी में एनर्जी की तो ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है, तो लिपिड्स और प्रोटीन भी हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं हम वो पढ़ेंगे, देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, हम देखेंगे इसमें कैसे उसको एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत, जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा तो प्रोटीन और फैट से एनर्जी कैसे बनेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक आपको एक दिया है, चार्ट दिया है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से क्या बनता है, छोटा नहीं होगा, एक सेकंड, ये वाला जो चार्ट है आपकी बुक में आप देख लेंगे, बड़ा सा आपको दिखेगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोलिसिस होता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, देन अगेन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम एंड क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद आपको क्या मिलता है वहाँ पे? CO2H2O प्लस एनर्जी, CO2H2O प्लस एनर्जी। ये आपको कैसे मिलेगा? ये हमने पहले ही पूरा पढ़ा है, पूरा साइकिल की कैसे ग्लाइकोलिसिस होता है और उससे हमको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, फिर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है, तो हमको लिपिड्स जो होता है वो फैटी एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। लिपिड जो होता है वो फर्दर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है, और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन के बाद। इसका ऑक्सीडेशन हो, जब लिपिड्स का ऑक्सीडेशन होता है तो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल बनता है, और जब प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन होता है तो अमीनो एसिड बनता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्या कन्वर्ट होते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम में। किस में कन्वर्ट होंगे? एसिटाइल कोएंजाइम, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम होने के बाद बाकी का जो साइकिल होता है वो सब कुछ सेम होता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद फिर वापस से उनका क्रेब्स साइकिल होगा, और उसके बाद उनको क्या मिलेगा? एनर्जी मिल जाएगी हमको, ठीक है। तो ये प्रोसेस कब होता है? जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? नहीं होता है, मतलब किसी भी रीज़न से अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जा रहा है तो उस सिचुएशन में प्रोटीन और लिपिड्स जो होंगे वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी आपको देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल। अब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि जिस रेस्पिरेशन में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा ही नहीं, उस प्रोसेस में, उस सिचुएशन में हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम तो नहीं करते, है ना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो लोग करते हैं, ठीक है। तो इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, ठीक है, सॉरी, इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज जो होता है इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और वो बहुत ही कम एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा एनर्जी भी आपको नहीं देगा, ठीक है। अब ये जो होता है बैक्टीरिया होगा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो माइक्रोब्स होते हैं, तो जो ऑर्गेनिजम्स आपको आपके नेकेड आइज से या फिर हमारे नेकेड आइज से नहीं दिखते, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। तो ये लोग क्या करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है? जब इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमको एनर्जी कैसे मिलेगी? तो इसके भी जैसे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था,
यहाँ पे क्या था, ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और थर्ड क्या था, टीसीए, ईसीए, ईटीसी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र चेन। ठीक है, ये 3 प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती थी। तो यहाँ पर जो होगा उसमें भी कुछ प्रोसेस होंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। अब ग्लाइकोलिसिस में तो सिंपल ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरेविक एसिड, वो अपने आप वैसे ही कन्वर्ट होंगे। पायरेविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद उसमें क्या कन्वर्जन होगा, फर्मेंटेशन। सेकेंड स्टेप क्या था, फर्मेंटेशन। पहला क्या था, ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड क्या होगा, फर्मेंटेशन। देखो यहाँ पे दिया है, सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल मेनी बैक्टीरिया, सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज क्या होता है, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन। ठीक है, इसमें बहुत ही कम एनर्जी हमको मिलती है। ठीक है, पायरेविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, कुछ एंजाइम में भी इसकी हेल्प करते हैं, और उसके बाद इनका कन्वर्जन होता है। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। सम हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड एरोबिक microorganism also perform anaerobic respirations instead of aerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the surrounding। तो कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर उनके आसपास में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, सीड जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, कब करता है, जब क्या होता है, फॉर्म के अंदर पानी भर जाएगा, सबमर्ज। सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब जब वो सीड क्या होता है, ग्रो होने लगता है, स्टार्टिंग पॉइंट जब होता है, तो उस टाइम पे जब वो पानी में भरा होगा तो उसका एयर से, तो हमारा जो ऑक्सीजन वाला एरिया होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पानी भरा हुआ है वहाँ पे। तब क्या करेगा वो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। हमारे जो मसल्स होते हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमारे मसल्स में भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, मसल्स के अंदर, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। हमारे तो जब पायरेविक एसिड होता है, ठीक है, जब पायरेविक एसिड क्या होता है, कुछ बाय प्रोडक्ट हमको देता है। ठीक है, तो वो बाय प्रोडक्ट हमको कैसे देगा, हमने पहले पढ़ा यहाँ पे कि वो फर्मेंटेशन, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, सी ग्लूकोज का, जो हमको क्या देगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद पायरेविक एसिड, फिर वो कन्वर्ट होगा एंजाइम्स के साथ, कुछ एंजाइम का यूज़ होगा, जैसे ईस्ट एंड ऑल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो ईस्ट का यूज़ करके हमको क्या देगा, अल्कोहल देगा। ठीक है, फिर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है हमारे मसल्स में। ठीक है, फिर वो हमको एनर्जी देता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एसिड्स होते हैं, जैसे कि विनेगर हो गया या फिर वाइटामिन हो गया, तो इनको मिलाकर क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे जो मसल्स होंगे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं जब वो एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, वाइल डूइंग एक्सरसाइज, जब वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तब उनके अंदर कौन सा, उनके मसल्स के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और उसके कारण वहाँ पे क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कैसी होती है, बहुत कम मिलती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडाइज जो ऑक्सीजन होता है या फिर जो उसका प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, वो काफ़ी कम होता है, बहुत मिनिमम लोएस्ट अमाउंट होता है। और वहाँ पे क्या एक्यूमुलेट होता है, लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होने की वजह से हमको क्या मिलता, फील होता है, टायर्डनेस, मतलब बहुत थका हुआ फील करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। थैंक यू।